डोनाल्ड ट्रंप इंटरवेंशन कर सकते हैं। अब दूसरा हिस्सा उसका ये है कि क्या इंटरवेंशन अगर हो तो ख्वाजा आसफ और राना सनाउल्लाह जिस तरह कह रहे हैं कि हम डट जाएंगे और हम बिल्कुल बात नहीं मानेंगे, क्या ऐसा है? देखिए, ऐसा ये नहीं कर सकते। इनकी ना तो माजी में कोई ट्रैक रिकॉर्ड है खड़ा होने का, ना अभी कोई ट्रैक रिकॉर्ड है खड़ा होने का, और ना ही इन्होंने खड़ा होना है, और ना ही पाकिस्तान की वज़ीर दिफा ने बताया है 2 बार मियां साहब ने मना कर दिया है। देखिए ना, वो कह रहे हैं कि एटॉमिक धमाका जब हुआ था तो हमें क्लिंटन ने कहा था तो हमने मना कर दिया था। उसके ऊपर बड़ी कंट्राडिक्टरी बातें हैं। गौहर अयूब साहब की अगर आप सुन लें, शेख रशीद साहब की सुन लें, जो लोग उस वक्त साथ थे उनकी कंट्राडिक्शन है, बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट। वो अगर किया था तो बहुत अच्छा किया था, एंड इट वाज अ राइट डिसीजन, और आई थिंक वी शुड ऑल अप्रिशिएट कि जो जो लोग भी उसमें शामिल थे एटमी धमाका करने में, वी शुड अप्रिशिएट दैट। लेकिन जहाँ अब मामला है उसमें यह है कि जो भी पाकिस्तान के इस वक्त हालात हैं उनमें ये कहना कि आप वो दुनिया कंसर्न शो करेगी और आप उस कंसर्न को उठा के फेंक देंगे और आप कहेंगे हमें कोई परवाह नहीं, ये देखिए ये पाकिस्तान नहीं कर सकता। पाकिस्तान के इस वक्त जो माली मफादात हैं IMF के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, वो इतने गहरे जुड़े हुए हैं कि इस तरह का कोई छोटा सा झटका भी मौजूदा हुकूमत जो है वो नहीं ले सकेगी। और अगर उन्होंने इंटरवेंशन का फ़ैसला किया पाकिस्तानी डायस्पोरा के प्रेशर में, तो पाकिस्तान की हुकूमत को उनकी बात माननी पड़ेगी। सर, आप कह रहे हैं कि इस वक्त सिचुएशन नहीं है ऐसी। शकील आफरीदी की एक मिसाल ले लेते हैं। पिछले 10 साल से अमेरिका मांग रहा है उनको, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत गुजरी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गुजरी, आपकी हुकूमत भी आई बीच में, कहीं पर भी हाँ नहीं किया गया, कहीं पर भी सर नहीं झुकाया गया। सर नहीं, शकील आफरीदी के ऊपर तो वो उस तरह की उन्होंने वो सैंक्शंस की भी तो नहीं की ना। हम भी तो आफिया सदीकी मांग रहे हैं इतने अरसे से, हमें तो आफिया सदीकी उन्होंने हवाले नहीं किए हैं, और कई गुआंतानामो बे के जो लोग हैं वो हमारे हवाले हुए हैं, आफिया सदीकी हमारे हवाले नहीं हुई हैं। और इसी तरह से शकील आफरीदी कर रहे हैं। शकील आफरीदी हो का ये मामला जो है, ये मामला तो एक टेररिज्म का मामला है और इसका अलहदा इशू है। ये जो मामला है ये तो पॉलिटिकल राइट्स का मामला है, और पॉलिटिकल राइट्स के ऊपर एग्जैक्टली मैं इसी पर ही आ रही थी सर, क्योंकि आपने 2022 से लेकर आज हम 2024 के एंड पे खड़े हुए हैं, और यहाँ तक आप लोगों ने एक अपना जो नैरेटिव बिल्ड किया, क्या हम कोई गुलाम हैं। और सर, अगर ये इंटरवीन करता है अमेरिका इमरान खान के मामले में, इंटरवेंशन हो जाती है, तो फिर आपको नहीं लगता कि PTI की सियासत या वो जो नैरेटिव आपने बिल्ड किया पिछले 2-2.5 सालों में, वो तो खत्म हो जाएगा? फिर उसके बाद क्या कहेंगे आप लोग कि जी हाँ हम गुलाम हैं? क्यों ख़त्म हो जाएगा? आप पाकिस्तानी डायस्पोरा को, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को क्यों इतना लुक डाउन अपॉन करती हैं? आपके ख्याल में उनकी कोई हैसियत नहीं है? जो पाकिस्तानी $30 बिलियन हर साल पाकिस्तान भेजते हैं, अगर वो पाकिस्तान के लिए कोई किरदार अदा करते हैं तो आई थिंक वी ऑल शुड बी इंडेटेड टू देम, वी ऑल शुड बी ग्रेटफुल टू देम कि वो ये रोल अदा कर रहे हैं। आपका ये कहना कि अगर पाकिस्तानी अमेरिकन या ब्रिटिश पाकिस्तानी या यूरोपियन पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान के लोगों के फंडामेंटल राइट्स के लिए खड़े होते हैं, फिर फवाद साहब फिर उनको अप्रिशिएट करें ना सर। फिर ये कहना खत्म करें कि क्या अमेरिका हमें डिक्टेट करेगा, फिर ये कहना खत्म करें कि क्या हम कोई गुलाम है, आपकी बात और कहें कि हाँ जी हम डिक्टेशन लेंगे। अगर यही बात जो है वो इजराइल आपको कहे या मकबूजा कश्मीर के इंडियन गवर्नमेंट जो है ये बात कहती है कि ये मामलात के ऊपर आप ना बात करें, लेकिन देखें ना, इंसानी हकूक़ या फंडामेंटल राइट्स तो यूनिवर्सल हैं। जो यूनिवर्सल राइट्स हैं उनके लिए तो हर शख्स को खड़ा होना चाहिए। आपका फ़र्ज़ है कि आप अमेरिका में अगर कोई ज़्यादती हो रही है तो उसके लिए आवाज़ बुलंद करें, अगर भारत में हो रही है तो आवाज़ बुलंद करें, अगर कहीं और हो रही है तो आवाज़ बुलंद करें। इसी तरह उनका भी ये फ़र्ज़ है कि वो पाकिस्तान के लोगों के साथ खड़े। लेकिन फवाद साहब फिर तशवीश का बाइस यही तो बन जाता है ना कि वही सारा जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ कश्मीर में और फ़लस्तीन में हो रही हैं, जिसके ऊपर वहाँ पर तशवीश नहीं पाई जाती, वहाँ इमरान खान के हवाले से तशवीश पाई जाती है, और फिर उनके हवाले से बिल्स भी आ जाते हैं, उनके हवाले से करारदादें भी आ जाती हैं, तो ये भी तशवीश की बात बन जाती है। नहीं, कोई तशवीश की बात नहीं है, अपनी अपनी पॉलिटिक्स है। मिसाल के तौर के ऊपर जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है उसने वहाँ पे एक बहुत इफ़ेक्टिव कैंपेन बनाई है पाकिस्तान में हकूक़ के लिए, इमरान खान के हकूक़ के लिए,
और वही अगर वहाँ पर जो वहाँ का जो लॉबीज़ हैं डिफरेंट, उन्होंने अपनी कैंपेन्स बनाई हैं तो वहाँ की पॉलिटिक्स उसके मुताबिक चल रही है। सो ये तो एक देखिए ना, जो एक पॉलिटिकल रियलिटी है और पॉलिटिकल आइडियलिज्म है, उसने कहीं पे कंबाइन होना है। और ये नहीं हो सकता कि आप हर दफ़ा पॉलिटिकल आइडियलिज्म पे चले जाएं और पॉलिटिकल रियलिटीज़ को इग्नोर कर दें। पॉलिटिकल रियलिटी इज़ कि इमरान खान इज़ द मोस्ट पॉपुलर पाकिस्तानी लीडर, एंड पॉलिटिकल रियलिटी इज़ कि पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो इमरान खान के लिए किसी एक्सटेंट पे भी जाने को तैयार है। ये तो हमारी हुकूमत का काम था कि इस चीज़ को रिकग्नाइज़ करती और यहाँ इस नहज पर बात ही नहीं जानी चाहिए थी। आज भी इमरान खान की सियासी हैसियत और अहमियत को तस्लीम करके हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमें तो ज़रूरत है कि पाकिस्तान में टेम्परेचर नीचे लाए जाएं और हम ये जो जुल्म और ज़्यादतियाँ आज भी आप देखें बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, पंजाब में जो है जो लोगों को सिटिंग एमएनए को तो बख्शा नहीं जा रहा। तो मुझे आप बताएं दुनिया और इसके ऊपर क्या हमें किस तरह से हमें देखेगी और क्या देखेगी। जाहिर है कि आपने टेम्परेचर नीचे मुझे बताइए और आपने अब तोशाखाना 2 जी मैं इसी पे ही आ रही थी सर। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त पर फैसला महफूज हो गया है, खान साहब की बरियत की दरखास्त पे भी इनफैक्ट फैसला महफूज हो गया है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या लगता है आपको रिलीफ मिल सकता है खान साहब को? क्या ये कौन से केस है, ये तो ऐसे मजाक है ना, ये तो ऐसे ही उन्होंने चूँकि अंदर रखना है क्योंकि मालूम है कि इमरान खान बाहर निकलेगा तो ये हुकूमत फारूक हो जाएगी। तो इस तरह के अहमकाना किस्म के केसेस जो हैं बन रहे हैं जिनका ना सर है ना पैर है कि जी इमरान खान ने वहाँ से उनको घड़ी दी थी किसी ने, तो वो घड़ी जो है वो उन्होंने बेच दी है जी, तो उनकी घड़ी है वो जब बेचें या रखें या एनीवेज जो भी उसकी है असेसमेंट या करना या उसमें करना, ये तो कोई केस ही नहीं है ना। देखें ना, ये सिर्फ अंदर रखने के बहाने हैं। बाकी हर आदमी को पता है कि इमरान खान से पहले करप्शन के स्कैंडल्स क्या थे। ये तो देखें ना, दिस इज़ अनदर मैटर ऑफ प्राउड फॉर पीटीआई गवर्नमेंट कि एक कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर, एक इमरान खान के ऊपर आप जो है वो करप्शन का केस नहीं बना सके। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ऐसी कोई काबीना आपको मिली है, ऐसा कोई आपको हुकूमत मिली है कि जिसके ऊपर आप करप्शन का 1 रुपए का केस नहीं बना सकते? सही। अच्छा, अब फवाद साहब मुझे ये भी बताइए कि बानिया पीटीआई से जब मुलाकात होती है जेल में सहाफ़ियों की, वो मुलाकातें खान साहब के अपने ट्विटर हैंडल से उनमें जो गुफ्तगू होती है वो शेयर होती है, लेकिन जो सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद होते हैं वो ये बताते हैं कि जो कुछ ट्विटर हैंडल के ऊपर शेयर किया गया, एक्स पर शेयर किया गया, उस तरह की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। तो पहले भी कई बार सोशल मीडिया की वजह से जो है ना मसला खड़ा हो चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं है जो बाहर बैठे लोग हैं वो अपने तई ही चीजें शेयर कर देते हैं, क़यादत को भी एतमाद में नहीं लेते या क़यादत को भी इसका इल्म नहीं होता? ये होता क्या है, मिस कोऑर्डिनेशन है, क्या है ये? वेल मैं तो चूँकि कभी इस तरह से जो रिसेंट हियरिंग्स हैं उनमें कभी गया नहीं, तो मुझे मालूम नहीं कि क्या सेटअप है और कैसे जो है वो आता है, क्या होता है। बट आई अंडरस्टैंड आपकी बात भी हो सकती है, कई बाहर लोग बैठे हैं वो अपना नैरेटिव भी उसमें डाल सकते हैं, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। ज़ाहिर है जब आप इसका आइडियल तरीका तो ये है कि इमरान खान की हेयरिंग ओपन होनी चाहिए थी। आप बताइए कि कभी आपने देखा है कि एक क्लोज डोर हेयरिंग्स आप कर रहे हैं मुल्क के सबसे बड़े लीडर की, तो आप उनकी जो हेयरिंग है वो तो लाइव लोगों को दिखानी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग लाइव हो सकती है तो इमरान खान की हेयरिंग क्यों नहीं लाइव हो सकती? ये हेयरिंग लाइव होनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि उनके खिलाफ केस क्या है, उनके खिलाफ एविडेंस क्या है। सॉरी, कल क्या लग रहा है आपको? सवाबी में जलसा करने जा रही है पीटीआई और मुमकिन तौर पर अगले लाए अमल का ऐलान होगा। क्या हो सकता है, क्या दोबारा इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जाएगा या इस बार कोई नई स्ट्रैटेजी अपनाई जा सकती है पीटीआई की तरफ से? मुझे कुछ ज़्यादा इल्म नहीं है कि क्या स्ट्रेटजी है या क्या वो उसके ऊपर जो है वो ऐलान कर सकते हैं। बट मेरे नज़र के अंदर पीटीआई को पहले अलाइंस बनाना चाहिए। ये बहुत अहम है। आप अकेले नज़र आ रहे हैं इस सारे सियासी मैदान में, जो कि नहीं होना चाहिए। एंड आई थिंक ये बहुत अहम है कि पीटीआई जो है वो एक अलाइंस बना के चले और लोगों को मालूम हो कि ये सारी अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो इधर इकट्ठी हैं और एक मुश्तरका हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ रही हैं। अकेला जो होती है अपोजिशन करना वो कोई इफेक्टिव उस तरह से पाकिस्तान की हिस्ट्री में रही नहीं है। सो इवन आपने देखा कि जब भी नवाज शरीफ भी थी, आपसे रिलेटेड भी मैं जानना चाह रही थी, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए फैसल चौधरी साहब से इनफैक्ट पिछले दिनों प्रोग्राम में मौजूद थे, तो उनसे भी मैंने ये बात पूछी थी। ये बताइए कि वो तो दरखास्त लगा के खान साहब से मुलाकात के लिए चले जाते हैं, आप क्यों नहीं मुलाकात कर रहे हैं खान साहब से?
मुझे तो मैसेज दिया था काफ़ी 2-3 लोगों ने कि जी वो खान साहब ने कहा है कि मैं खुद ही बुलाऊंगा और उसी वक्त जो है वो आएंगे, तो जब बुलाएंगे चले जाएंगे, कोई जल्दी तो है नहीं। तो बाकी हम तो हाज़िर हैं, जब बुलाएंगे इंशाल्लाह चले जाएंगे। और जिस वजह से फैसल चौधरी साहब को कमेटी से निकाल दिया गया, आपके खिलाफ भी बयानात दिए गए थे, तो कुछ बता सके हैं? आपको कुछ पूछा है आपने फैसल चौधरी साहब से कि क्या बयानात उन्होंने दिए थे और खान साहब ने उनको क्या जवाब दिया था? मैंने कोई बयान नहीं दिया था, बस उनको थोड़ा जो है कुछ इनकी कोई लीगल कमेटी वगैरह के इश्यूज जो थे वो हो गए, वो रिजॉल्व हो गए। देखिए फैसल 2015 से ये केसेस कर रहे हैं अब तक। देखिए 9 मई के बाद भी आप देखें तो 550 से ज़्यादा केस जो हैं वो फैसल ने किए हैं, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किए हैं और अपने पैसे लगा के किए हैं। तो ज़ाहिर है खान साहब को भी पता है कि उसकी क्या कंट्रीब्यूशन है पीटीआई के लिए, और वो उसको समझते हैं। बाकी सब लोग तो अभी आए हैं ना, इतने पुराने लोग तो बड़े कम हैं। तो ये ज़ाहिर फैसल तो बहुत तवील अरसे से उनके सारे मुकदमे और हर चीज़ कर रहा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फवाद चौधरी साहब मौजूद थे, हम गुफ्तगू कर रहे थे